गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, मैं फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री की हमारी लैब में हूँ और चूँकि हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, उन प्रैक्टिकल्स के इक्विपमेंट या ग्लासवेयर्स जो हम यूज़ करेंगे, उन ग्लासवेयर से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए इसके पहले कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें या प्रैक्टिकल से रिलेटेड वर्चुअल कॉन्सेप्ट को समझें। इसलिए हम पहले ग्लासवेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम ग्लासवेयर्स को प्रॉपरली डिस्कस करें। सो इंडिविजुअल एक एक ग्लासवेयर्स को देखते हैं। सबसे पहले, वैसे तो आप यूज्ड टू होंगे, सारे ग्लासवेयर्स के बारे में जानते होंगे, पर फिर भी जो लोग नहीं जानते, दिस इज़ कॉल्ड बीकर। इसे हम बीकर बोलेंगे। आप देख सकते हैं फ्रंट में ये बीकर जो होता है, ये क्वार्ट्ज का बना हुआ, क्वार्ट्ज ग्लास का बना हुआ बीकर होता है जो हीट रेजिस्टेंस, टेम्पर रेजिस्टेंस होता है। और जहाँ तक बात होती है इसकी वॉल्यूम की, ये 250 ml का एक बीकर है। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट साइज के ग्लासवेयर्स होते हैं। बीकर का यूज़ हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करने के लिए, किसी सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए या स्टिर करने के लिए करते हैं। ये बीकर डिफरेंट साइज़ का होता है। जैसे ये 100 ml का एक बीकर है, यही इसी के साथ आप देख पा रहे हो। ये एक बीकर है छोटा वाला। अगर आपको क्वान्टिटी कम लेना है तो दिस इज़ कॉल्ड 100 ml बीकर। ये 100 ml का एक बीकर है। इस 100 ml के बीकर में भी आप सोल्यूशन ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें मेज़र नहीं करना। मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट ग्लासवेयर्स का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें स्टीयरिंग करना है, हीटिंग करना है, तो हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक सॉल्वेंट को दूसरे सॉल्वेंट में, तब हम बीकर का यूज़ कर सकते हैं। पर क्वांटिटी मेज़र करने के लिए बीकर को यूज़ नहीं किया जाता है नॉर्मली, है ना। सो ये बीकर हो गए। बीकर का आपने एक व्यू देखा। दूसरा एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, दिस इज कॉल्ड ब्यूरेट। इसे हम ब्यूरेट बोलते हैं और इसे टाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। हम ऑलरेडी स्टैंडर्डाइजेशन और टाइट्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो ब्यूरेट होता है, इसमें नीचे 50 ml लिखा हुआ रहता है। जितना वॉल्यूम रहता है 50 ml का होता है बेसिकली इसकी कैपेसिटी। हम इसमें 50 ml तक सोल्यूशन ले सकते हैं। और बेसिकली जो ब्यूरेट होता है, टाइट्रेशन में हम ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्यूरेट जो होता है, उस ब्यूरेट की कैपेसिटी 50 ml होती है। और इस ब्यूरेट में हमेशा हम जो सोल्यूशन लेते हैं वो अननोन स्ट्रेंथ का लेते हैं। ऐसे स्ट्रेंथ का सोल्यूशन लेते हैं या ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसकी स्ट्रेंथ हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जिसका कंसंट्रेशन हमें चेकआउट करना है। सो आप देख पा रहे ये ब्यूरेट है जिसमें सोल्यूशन जो है ऊपर की तरफ फुलफिल करेंगे। यहाँ फनल लगा के, फनल में भी आपको बताऊंगा। और इसमें नीचे जो मार्क लगा हुआ रहता है वो होता है 50 ml। ये 50 ml का मार्क है यहाँ पे। और अपर साइड पे जो है 0 ml लिखा हुआ है। सो हम जब फुलफिल करेंगे सोल्यूशन तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक मार्क होता है। इस मार्क तक आपको सोल्यूशन फुलफिल करना है। सो 50 ml सोल्यूशन जो अननोन स्ट्रेंथ का है वो इस ब्यूरेट में फुलफिल हो जाता है। और इस ब्यूरेट में बेसिकली अननोन स्ट्रेंथ के सोल्यूशन को हम लेते हैं। जिस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ हमें आइडेंटिफाई करना है, उस सोल्यूशन को हम बेसिकली ब्यूरेट के अंदर फुलफिल करते हैं। इस ब्यूरेट में एक नोब लगा हुआ रहता है। इस नोब को जब आप खोलते हैं या क्लोज करते हैं, अगर आप इसे खोलेंगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन यहाँ से निकलेगा डिप से। और अगर आप इसे क्लोज कर देंगे तो सोल्यूशन गिरना बंद हो जाएगा या सोल्यूशन निकलना बंद हो जाएगा। एक बात और कि ब्यूरेट के ऊपर जो मार्किंग लगी हुई रहती है, उसके नीचे का कुछ पार्ट जो है छूटा हुआ रहता है जहां मार्क नहीं रहता है। ये क्यों नहीं रहता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। चूँकि आज के वीडियो में हम केवल ग्लासवेयर्स के बारे में जान रहे हैं, सो ग्लासवेयर को डिस्कस कर रहे हैं। सो ये हमारा हो गया दूसरा ग्लासवेयर, ब्यूरेट, जो हमें मोस्ट कॉमनली या मोस्ट पॉपुलरली इस सेमिस्टर में यूज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं अगले ग्लासवेयर्स पे। अगले ग्लासवेयर्स में ये अगेन बीकर है। ये 50 ml का एक बीकर है। हमने 250 ml का बीकर देखा, 100 ml का बीकर देखा। अलग अलग साइज़ के बीकर हैं। सो ये 100 ml का बीकर था, ये 50 ml का बीकर है। ये जो है वो 250 ml का बीकर है। सो हमने 3 डिफरेंट साइज़ के बीकर देखे। डिफरेंट साइज़ के बीकर अवेलेबल रहते हैं। अगला जो है, जो प्रॉस्पेक्ट जो हमें कॉमनली यूज़ करना है, उससे देखें, दिस इज़ कॉल्ड फनल।
ये फ़नल है। फ़नल अलग अलग साइज़ की आती है, लॉन्ग फ़नल भी होती है और स्मॉल फ़नल भी होती है। इस फ़नल का बेसिक यूज़ जो होता है वो ये होता है कि किसी भी सोल्यूशन को अगर हमें फुलफ़िल करना है, किसी भी सब्सटेंस को किसी भी पर्टिकुलर ग्लासवेयर्स के अंदर, तो हम इस फ़नल का, जैसे अगर हमें कोई सोल्यूशन ब्यूरेट के अंदर डालना है तो हमने इस फ़नल को यहाँ पे फिक्स कर दिया इस ब्यूरेट के अंदर, और ये ब्यूरेट स्टैंड पे लगेगा। ब्यूरेट स्टैंड में भी आपको बताऊंगा, उस पर फिक्स करके आप सोल्यूशन इससे फुलफ़िल कर सकते हो फ़नल की मदद से। डायरेक्टली आप सोल्यूशन नहीं डालेंगे, आप फ़नल लगा के सोल्यूशन डालेंगे ताकि सोल्यूशन वेस्ट ना हो और प्रैक्टिकल प्रॉपरली हो, क्योंकि अगर आप फ़नल नहीं लगाएंगे तो प्रॉपर फ्लो के साथ सोल्यूशन जो है वो ब्यूरेट में फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ़नल का यूज़ जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए, फ़िल्टर करने के लिए किसी सब्सटेंस को या किसी सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्लासवेयर से दूसरे ग्लासवेयर में यूज़ किया जाता है। अगला जो ग्लासवेयर्स की बात करें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, दिस इज़ कॉल्ड नेज़लर सिलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ग्लास का बना हुआ है, क्वार्ट्ज का बना हुआ है। नेज़लर सिलेंडर लिखा हुआ है इस पर, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ होता है। और नेज़लर सिलेंडर की जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, नेज़लर सिलेंडर का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, नेज़लर सिलेंडर जी देखिए, ये जो नेज़लर सिलेंडर है इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ये होता है कि इसमें दो मार्क लगे हुए रहते हैं, एक 25 ml के ऊपर और एक 50 ml के ऊपर। तो आप इसमें 50 ml तक सोल्यूशन ले सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ एक ग्लासवेयर है जिसका यूज़ जो है बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ होता है, जिसका यूज़ जो किया जाता है वो बेसिकली किया जाता है लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं? लिमिट टेस्ट इसमें परफॉर्म करेंगे नेज़लर सिलेंडर में, ठीक है। और दो अलग अलग नेज़लर सिलेंडर लेते हैं लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। एक लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए दो सोल्यूशन बनाते हैं। पहले सोल्यूशन को लिखा जाता है टेस्ट सोल्यूशन, मार्क कर दिया जाता है टेस्ट सोल्यूशन, और दूसरे नेज़लर सिलेंडर पे लिखा जाता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और दोनों सोल्यूशन को प्रिपेयर करके फिर कंपैरेटिव स्टडी की जाती है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि लिमिट टेस्ट हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड का पास है या फेल है। ये हम और आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो ग्लासवेयर है जो टेस्ट ट्यूब की तरह होता है, बड़ी टेस्ट ट्यूब की तरह होता है, इसे हम बोलते हैं नेज़लर सिलेंडर। और साथ में से एनसी भी बोला जाता है, कैपिटल एन एंड कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। दो अलग अलग नेज़लर सिलेंडर लेते हैं, एक में टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और एक में स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड नेज़लर सिलेंडर। ये नेज़लर सिलेंडर भी आपको पता होना चाहिए। अगले ग्लासवेयर्स की बात करें जो कॉमनली यूज़ होना है, टेस्ट ट्यूब आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। बड़ी साइज की टेस्ट ट्यूब आती है, दो तरह की टेस्ट ट्यूब होती है, लॉन्ग टेस्ट ट्यूब एंड स्मॉल टेस्ट ट्यूब। ये एक लॉन्ग टेस्ट ट्यूब है, इसका यूज़ आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफर्मेटिव टेस्ट लगाने के लिए, आप हीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, हीटिंग के लिए। सो ये टेस्ट ट्यूब हो गई। अगला बात करें टेस्ट ट्यूब के साथ, दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ये स्मॉल साइज का भी होता है जिसमें आप एक साथ 5 से 6 टेस्ट ट्यूब रख सकते हैं। होल्ड करके टेस्ट ट्यूब अगर आपको रखना है प्रैक्टिकल के दौरान तो आप टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से डिफरेंट टेस्ट ट्यूब आप अरेंज करके और स्टैंड पर रख सकते हैं। सो ये टेस्ट ट्यूब रेक है या टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं स्टैंड, जिसके ऊपर आप टेस्ट ट्यूब को फिक्स करके रख सकते हैं। सो ये हो गया टेस्ट ट्यूब स्टैंड। दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब होल्डर। अगर आपको हीट करना है टेस्ट ट्यूब को तो आप टेस्ट ट्यूब को फिक्स करके इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होल्डर में टेस्ट ट्यूब आपकी फिक्स हो जाएगी और आप इसे बर्नर पे हीट करेंगे। जब हीट करना रहता है तो डिफरेंट टाइप्स के बर्नर जो रहते हैं उस बर्नर पे हीट करते हुए आप इसको यूज़ करते हैं। सो ये जो होता है यहाँ से आप इसे टाइटली होल्ड करेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर पार्ट बना हुआ होता है जहाँ से आप होल्ड कर रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब होल्डर को, वो लकड़ी का बना होता है जिससे आपको हीट रेजिस्टेंस होता है और आप सेफ्टी पर्पज से आप इजीली हीट कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब को इसमें लगा के। डायरेक्टली आप हीट नहीं करेंगे, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर से यूज़ करते हैं। सो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया।
छोटी वाली टेस्ट ट्यूब देखिए आपने, ये एक बड़ी टेस्ट ट्यूब है। अगर आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में क्वांटिटी अगर ज़्यादा लेना है और उनका टेस्ट करना है, सो आप बड़ी टेस्ट ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले हमने छोटी टेस्ट ट्यूब देखी, ये भी एक तरीके से नेजलर सिलेंडर की तरह ही होती है और ग्लास का बना हुआ एपरेटस होता है। सो ये हो गया आपका बड़ी टेस्ट ट्यूब या लॉन्ग टेस्ट ट्यूब, जिसे आप यूज़ करते हैं डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए। ये होता है वायर गेज। वायर गेज को आपको जब भी हीट करना रहता है तो बर्नर के ऊपर आप क्या करते हैं, एक और जो सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं ट्राइपोड स्टैंड, ये है ट्राइपोड स्टैंड। इस ट्राइपोड स्टैंड को आप बर्नर के ऊपर रख के, ठीक है, मैं बर्नर अभी आपको दिखाऊंगा। बर्नर आपने देखा होगा एज यूजुअल, उस बर्नर के ऊपर रख के इस ट्राइपोड स्टैंड को आप बर्नर के ट्राइपोड स्टैंड को रखते हैं, ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर बर्नर को रखते हैं और ये ट्राइपोड स्टैंड के नीचे आपका बर्नर होता है, उसके ऊपर वायर गेज होता है और वायर गेज के ऊपर आप किसी भी सब्सटेंस को रख के हीट करते हैं। सो ये वायर गेज से क्या होता है, डायरेक्टली वायर गेज से क्या होता है कि प्रॉपरली हीटिंग होती है यूनिफॉर्मली, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के सीव बने हुए हैं, तो प्रॉपरली हीटिंग होती है। एंड ये वायर गेज जो है वो जो वायर होते हैं वो हीट लाइबल होते हैं। सो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, वायर गेज को यूज़ करते हैं। ये ट्राइपोड स्टैंड है। ट्राइपोड स्टैंड का यूज़ जो किया जाता है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को रखने के लिए, और अगर हीटिंग करना होती है तो इसके ऊपर वायर गेज को रख के हम डायरेक्ट हीटिंग ना करते हुए वायर गेज के ऊपर ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर वायर गेज रख के किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं। सो ये इसको कहते हैं ट्राइपोड स्टैंड। ट्राइपोड स्टैंड हो गया। उसके बाद आते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये इस पर्टिकुलर चीज़ को आप देखें, इससे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, तो इसे कहते हैं हम मेजरिंग सिलेंडर। ये मेजरिंग सिलेंडर से हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं कितनी क्वांटिटी हमें मेज़र करना है। सपोज ये अलग अलग साइज़ का होता है, ये 25 ml का है। अगर मुझे सोल्यूशन लेना है 5 ml, तो यहाँ पे मार्क लगा हुआ 5 ml, यहाँ लिखा है 10 ml या 15 या 20 एंड लास्ट में 25 ml। सो अगर मुझे सोल्यूशन लेना है 5 ml लेना है, अगर मेरे पास मेजरिंग है तो मैं 5 ml इससे मेज़र करके लूँगा, है ना। बीकर में लेना है सोल्यूशन तो इसमें पहले सोल्यूशन लिया 5 ml और उसके बाद ट्रांसफ़र करूँगा बीकर में। डायरेक्टली बीकर में सोल्यूशन नहीं लेंगे ना, बीकर के मार्क पर जो मार्क लगा हुआ है उससे मेज़र करेंगे। मेज़र हमेशा जब भी सोल्यूशन को हमें करना होगा तो हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर डिफरेंट ml के होते हैं। जैसे मेरे हाथ में भी 25 ml का है, 50 ml का भी मेजरिंग सिलेंडर होता है, 100 ml का भी मेजरिंग सिलेंडर, 50 ml का भी मेजरिंग सिलेंडर होता है, 100 ml का भी होता है, 10 ml के भी होते हैं मेजरिंग सिलेंडर, छोटे वाले 5 ml के भी मेजरिंग सिलेंडर आते हैं। सो आपको सोल्यूशन के हिसाब से, और अगर आपके पास छोटा नहीं भी है तो आप बड़े मेजरिंग सिलेंडर पे डिफरेंट मार्क दिए हुए रहते हैं, उस मार्क तक आप सोल्यूशन लेके, जितनी क्वांटिटी में आपको सोल्यूशन लेना है आप सोल्यूशन लेके मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर। इस पे भी मार्क लगे हुए होते हैं, ठीक है, डिफरेंट। सो ये मेजरिंग सिलेंडर हो गया। दूसरा बात करें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये 100 ml का एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इसमें सोल्यूशन को लेने के लिए इसमें कॉर्क लगा हुआ होता है। आप सोल्यूशन को लेके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्रॉपर्ली मिक्स कर सकते हैं सेक करते हुए। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है और इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आप सोल्यूशन लेके और सोल्यूशन को मिक्स करने के लिए, यहाँ प्रॉपर्ली मेज़र करने के लिए 100 अलग अलग ml का होता है। जैसे ये जो 100 ml का इसमें मार्क लगा हुआ रहता है, 100 ml तक आप सोल्यूशन प्रिपेयर करके डिफरेंट टेस्ट जब आप परफॉर्म करेंगे आने वाले समय में, तब डिफरेंट टाइप्स के आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को यूज़ करेंगे। इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो यूज़ होता है वो बेसिकली यही होता है कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अपने आप में क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं। सो दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये अलग अलग ml के आते हैं। अभी मेरे हाथ में 100 ml का है, ये 500 ml का भी होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स के और अवेलेबल होते हैं। दिस इज कॉल्ड RBF, इसे बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क 500 ml का है। ये 250 ml का भी आता है, डिफरेंट mls के आते हैं। इसमें सोल्यूशन को लेके जब भी हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स परफॉर्म करना होते हैं, जैसे ये है कंडेंसर, हमें किसी सोल्यूशन को कंडेंस करना है, सो ये इसमें फिट हो जाता है और असेंबली लग जाती है। यहाँ पे 2 नलियाँ लगती है, ये आप देख रहे हैं, एक इनलेट है, एक ही आउटलेट है। डिफरेंट नलियाँ लगा के आपने पढ़ा होगा। जब आपको पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या करना होता है, अगर आपसे बोला जाए कि आपको इस सब्सटेंस को
कंडेंसेशन करना है ना, तो कंडेंसेशन के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, इसमें वाटर फ्लो होता रहता है और वाटर फ्लो होता है, एक साइड से हम वाटर इनलेट करते हैं, दूसरी साइड से वाटर आउटलेट होता है और पानी फ्लो होते हुए निकलता रहता है, जिससे ये कूल होता रहता है और हीटिंग प्रॉपर्ली करते रहते हैं। नीचे हम हीट लगा देते हैं। सो आरबीएफ के थ्रू हम प्रॉपर्ली हीटिंग करके सेपरेशन करने के लिए डिफरेंट सब्सटेंस का हम परफॉर्म करते हैं। तो दो एपरेटस हो गए, एक ही हो गया जिसे हम बोलते हैं क्या, कंडेंसर। इस कंडेंसर का यूज़ किया जाता है इस आरबीएफ के साथ ऐसे सोल्यूशन को सेपरेट आउट करने के लिए जो जिनके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है। सो हम डिफरेंट तरह के कंडेंसर्स को यूज़ करते हैं। आरबीएफ का यूज़ जो है हीटिंग के लिए किया जाता है, सोल्यूशन को सेपरेट आउट करने के लिए और असेंबली बनाने के लिए। टोटल जो कंडेंसर लग के जो आरबीएफ के साथ बनता है उसे हम बोलते हैं असेंबली। सो असेंबली प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये हो गया। उसके बाद ग्लास रॉड, सिंपली मिक्सिंग करने के लिए ग्लास रॉड यूज़ करेंगे। सो ये ग्लास रॉड हो गई। ग्लास रॉड के बाद ये सीजर, ठीक है, सीजर का यूज़ करेंगे। या ये आप इसको होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने टेस्ट ट्यूब होल्डर को देखा, हीटिंग करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन आरबीएफ हो ही गया है, हम आरबीएफ डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है इसे बोला जाता है मेरे हिसाब से आप, हाँ, पिपेट। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पिपेट। ये पिपेट जो होती है अगेन डिफरेंट साइज की होती है। इन पिपेट्स का यूज़ जो है, ये पिपेट है। अब ये जो मेरे पास पिपेट है इस पर मार्क लगा है, ये ओवरऑल 1 ml की पिपेट है। सो अगर मुझे कोई सा सोल्यूशन 1 ml पिपेट आउट करना है तो मैं सोल्यूशन को डिप करूँगा बीकर में लेके और यहाँ से सक करके, और 1 ml तक जब तक नहीं आता है सोल्यूशन सक करके और फिर एयर ना आए उस तरीके से मैं प्रेस करके इसको क्या करूँगा, 1 ml सोल्यूशन लेके और दूसरे उसमें अगर ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र कर लूँगा। सो ये होती है पिपेट, अलग अलग ml की होती है। जो सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक नहीं होते हैं या हार्मफुल नहीं होते हैं, उन्हें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पिपेट को डिप करके पिपेट से माउथ सक कर लेते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, बबलर का यूज़ करते हैं। बबलर यहाँ लग जाता है और बबलर के थ्रू हम सोल्यूशन को क्या करते हैं, सक करते हैं। तो पिपेट का एक ये यूज़ हो गया, पिपेट हो गया। उसके बाद मैं सारे नहीं, कुछ ये वाच ग्लास है। वाच ग्लास में हम क्या करते हैं, कोई भी सोल्यूशन या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कम क्वांटिटी में लेना है और उसे लेके हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वाच ग्लास का यूज़ स्लाइड्स प्रिपरेशन के लिए, सब स्लाइड काटेंगे। आप में से जो लोग बायो के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता है कि स्लाइड्स को किसी सोल्यूशन में रखना है काट के। अगर कुछ आप काट रहे हो स्लाइड्स बनाने के लिए, बॉटनिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो वहाँ पे वाच ग्लास का यूज़ करते हैं। सिंपली जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वाच ग्लास का वो यही होता है। उसके बाद इसे बोलते हैं पेट्री डिश। किसी सोल्यूशन को ड्राई करने के लिए या हीट करने के लिए हम डायरेक्टली कम क्वांटिटी में यदि सोल्यूशन को हीट करना है तो हम इस पेट्री डिश का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हीट करते हैं, पेट्री डिश से हीटिंग हो जाती। सो ये हो गई पेट्री डिश। उसके बाद मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो गई। एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो पिपेट। ये माइक्रो पिपेट है। अगर आपको बहुत कम क्वांटिटी में कोई सा सोल्यूशन आपको क्या करना है, लेना है, माइक्रो मतलब बहुत 0.01 ml तक लेना है। सो यहाँ पे इसका जो है रीडिंग दी हुई है, ये पर्टिकुलर रीडिंग दिख रही होगी आपको। सो हम इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, यहाँ से सेट हो जाती है रीडिंग और हम इसको क्या करते हैं, कम या ज़्यादा जितनी क्वांटिटी में हमको सोल्यूशन लेना है उतनी क्वांटिटी में हम उसको चेंज करके और इससे हम क्या कर लेते हैं, सक आउट करके और सोल्यूशन को ले लेते हैं। सो ये जो होता है इसे बोला जाता है माइक्रो पिपेट। ठीक है। माइक्रो पिपेट के बाद आपको हाँ, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम डिस्कस कर लें, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, हम ये पिस्टल मोटर। अगर आपको दो सोल्यूशन, पुराने ज़माने में वेद लोग इसमें क्या करते थे, ट्राइचुरेट करते थे किसी भी सब्सटेंस को। तो ट्राइचुरेट करने के लिए दो पाउडर को मिक्स करना है यूनिफॉर्मली, तो इसमें लेके हम क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इसको यूज़ करते हैं। तो इसे बोला जाता है पिस्टल मोटर, पिस्टल एंड मोटर।
ठीक है। पिस्टल मोटर का यूज़ जो होता है वो मिक्सिंग करने के लिए किया जाता है। तो ये पिस्टल मोटर हो गया। ट्राइपॉड स्टैंड में आपको बता चुका हूँ। दिस इज़ कॉल्ड वाटर बाथ। अगर आपको कोई सब्सटेंस वाटर के साथ हीट करना है, सपोज मुझे कोई सा सोल्यूशन लेके बीकर में लेना है और उसे पानी में रख के हीट करना है, सो इसके अंदर वाटर लेंगे, इसके अंदर बीकर रखेंगे, इस वाटर बाथ को हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे, इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गेज को रखेंगे और इसे हम बर्नर के ऊपर रखेंगे हीटिंग करने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड वाटर बाथ। ये हो गया वाटर बाथ। ये होती है वाटर बॉटल। इसमें आप वाटर ले सकते हैं या दूसरा सॉल्वेंट जो होता है, जितनी क्वांटिटी में आपको वाटर अगर मिक्स करना है तो वाटर इसमें रहता है। तो वाटर के लिए ये बॉटल यूज़ होती है, वाटर बॉटल बोला जाता है इसे, ठीक है। देन आई थिंक हमने लगभग जो काम की चीज़ें वो सारी देख ली। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस एक होता है जिससे मेल्टिंग पॉइंट निकाला जाता है, उसके बारे में सर आपको बताएंगे। एंड ओसवाल्ड विस्कोमीटर होता है जिसके थ्रू विस्कोसिटी नोट डाउन की जाती है सब्सटेंस की, है ना। तो वो इसे डेंसिटी बॉटल बोलते हैं। ये एक डेंसिटी बॉटल है, इससे डेंसिटी निकाली जाती है, ठीक है। एंड एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, उसे बोला जाता है जो यूज़ होगा आपका, उससे बोला जाएगा बेसिकली वो जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो सब्सटेंस कहलाएगा आपका वेट बॉक्स। वेट बॉक्स एंड फ्रैक्शनल वेट बॉक्स। वेट बॉक्स और फ्रैक्शनल वेट बॉक्स एक कार्डबोर्ड या एक लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर डिफरेंट वेट रखे हुए होते हैं। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करके और जो रिमेनिंग वीडियो है उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट जो आपसे डिस्कस करना है वो अभी ग्लासवेयर डिस्कस किए, कुछ एपरेटस और कुछ इंस्ट्रूमेंट को और आपसे डिस्कस करेंगे। लाइव वीडियो के थ्रू भी, पीपीटी के थ्रू तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, पीपीटी के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स और डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल्स आप कैसे लिखेंगे। सो आप जो प्रैक्टिकल लिखेंगे वो प्रैक्टिकल लिखने के लिए आपको 6 पॉइंट्स बेसिकली फॉलो करने होते हैं। पहला पॉइंट जो होगा वो होगा आपका एक्सपेरिमेंट नंबर, जो आप फ्रंट पेज पे डालेंगे, जहां आप लिख देंगे एक्सपेरिमेंट नंबर। जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है तो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट डाल दिया ऊपर सबसे टॉप पे। उसके बाद पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपको जो भी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना रहेगा। सो ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, जैसे सपोज 1 टन पे आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड परफॉर्म करना है। सो आप ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। आपने ऑब्जेक्ट हेडिंग डाली फर्स्ट और लिखा ऑब्जेक्ट या एम। आपका एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप लिखोगे टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। इसका मतलब ये कि आपको क्लोराइड का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है। पहला ऑब्जेक्ट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको डालना रहता है रेफरेंस। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। रेफरेंस लिखते समय आपको क्या और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो रेफरेंस लिखते समय आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो बेसिकली क्या चीज़ें होती है, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सपोज आप रेफरेंस लिख रहे हैं और ये एक बुक है, प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की एक बुक है। अगर आपको रेफरेंस लिखना है तो आपका रेफरेंस लिखने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा। दूसरा पॉइंट जो रेफरेंस है आपका प्रैक्टिकल लिखने का, उसमें आपको रेफरेंस में एटलीस्ट आपको 3 रेफरेंस लिखना है। मतलब इस रेफरेंस में आपको ये बताना है कि आपने ये जो प्रोसीजर है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का जो प्रोसीजर है या ऑब्जेक्ट है, वो आपने कहाँ से लिया है और कौन सी बुक से लिया है, किस पेज नंबर से लिया है, ये सारी चीज़ें मेंशन करना है, किस एडिशन की बुक है। सो अगर आपको रेफरेंस लिखना है तो रेफरेंस लिखने का एक सीक्वेंस होता है। रेफरेंस आपको 3 लिखना है पर्टिकुलरली हर प्रैक्टिकल में, और रेफरेंस लिखने का तरीका ये रहेगा कि आपको नंबर 1 डालना है रेफरेंस में, और रेफरेंस लिखने से पहले आपको सबसे पहले रेफरेंस में आपको क्या लिखना है, बुक का टाइटल। जैसे इस बुक का टाइटल है प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, तो अगर मुझे इस बुक के रेफरेंसिंग लिखना है तो मैं पहला पॉइंट डालूंगा, लिखूंगा रेफरेंस लिखने का, रेफरेंस हेडिंग डाली और रेफरेंस लिखने के बाद पहला पॉइंट डाला और फिर लिखा प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट। हेडिंग लिख दिया मैंने बुक का। उसके बाद फिर लिखेंगे, हेडिंग लिखने के बाद आपको लिखना है प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट आ गया। उसके बाद आपको लिखना है एडिशन और वॉल्यूम कौन सा है। सो एडिशन और वॉल्यूम आपको कहाँ पता चलेगा, किसी भी बुक का एडिशन या वॉल्यूम अंदर लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2nd एडिशन वॉल्यूम फर्स्ट, सो हम लिखेंगे
रेफरेंस का फर्स्ट पॉइंट प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, फिर लिखेंगे कॉमा लगा के एडिशन, फोर्थ वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद बाय, राइटर कौन है इनके, तो इनके राइटर है सपना के शाह एंड डॉक्टर अल्पना जे अंसानी। तो हम इनमें लिखेंगे पहले बाय, उसके बाद आएगा सरनेम अंसानी, उसके बाद लिखेंगे J.A, उसके बाद कामा लगा के दूसरे राइटर हैं इसके शाह, फिर लिखेंगे डॉट, फिर लगाएंगे के कामा और सपना। ये हो गया रेफरेंस लिखने का तीसरा तरीका। तीसरा मतलब पहले पॉइंट में आपको टाइटल लिखना है बुक का, दूसरे पॉइंट में आपको एडिशन एंड वॉल्यूम लिखना है, तीसरे पॉइंट में आपका राइटर लिखना है और राइटर का नाम बाद में और सरनेम हमें पहले लिखना है। उसके बाद लिखना है पब्लिकेशन, कामा लगाते हुए लिखना है ये पब्लिकेशन कौन सा है। सो ये पब्लिकेशन हाउस जो है, पब्लिकेशन हाउस भी अंदर लिखा हुआ रहता है, ये जैसे पीवी की बुक है, सो पीवी पब्लिकेशन हाउस, तो हमने लिखा पीवी पब्लिकेशन हाउस। एंड देन उसके बाद हमें क्या लिखना है, कौन से सन में बुक पब्लिश हुई है, तो सन भी यहाँ लिखा हुआ लेता है ईयर। सो आपने देखा यहाँ ईयर लिखा है 2018, सो हम लिखेंगे 2018। एंड देन फिर पेज नंबर के, किस पेज नंबर से आपने ये पर्टिकुलर रेफरेंस लिया है, तो पेज नंबर लिखा है 16 से 18, तो 16 to 18, 16-18, इस तरीके से रेफरेंस हम लिखेंगे। तो ऐसे हमें 3 रेफरेंस लिखना है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर तो ऊपर डाल दिया आपने सबसे ऊपर। उसके बाद ऑब्जेक्ट पहला पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ है। दूसरा पॉइंट हो गया रेफरेंस, रेफरेंस में आपको एटलीस्ट 3 बुक्स के रेफरेंस डालना है, इंक्लूडिंग इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया एक आपका रेफरेंस रहेगा और उसके अलावा 2 टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक कोई से भी आप एडिशन के तौर पे डाल सकते हैं। सो ये रेफरेंसिंग वाला दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो आपको लिखना रहेगा वो लिखना रहेगा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में आपको 3 तरह की रिक्वायरमेंट लगेगी कोई सा भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। पहला ग्लासवेयर्स, दूसरा एपरेटस एंड तीसरा आपको लगेंगे केमिकल्स। सो आप तीनों रिक्वायरमेंट तीसरा पॉइंट डालेंगे और रिक्वायरमेंट में पहले लिखेंगे ग्लासवेयर, फर्स्ट पॉइंट ग्लासवेयर। जो ग्लासवेयर लिख रहे हैं अभी, जैसे हमने ग्लासवेयर डिस्कस किए, उन ग्लासवेयर्स के नाम जो प्रैक्टिकल में लगेंगे उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल वो डाल दिए। दूसरा पॉइंट रिक्वायरमेंट में आपने डाला एपरेटस, अगर एपरेटस कोई से लग रहे हैं तो उन एपरेटस के नाम, अगर नहीं लग रहे हैं तो एपरेटस वाला कॉलम नहीं डालना और फिर सीधे केमिकल्स, केमिकल जो लगेंगे वो ऑलरेडी मेंशन रहेंगे, हम डिस्कस करेंगे तो वो केमिकल्स आप डाल देंगे। इस तरीके से आपका तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिकल लिखने का, जो प्रैक्टिकल फाइल में लिखने का जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो लिखना रहेगा वो आपको लिखना रहेगा थियरी। थियरी में आपको क्या लिखना है, अगर सपोज लिमिट टेस्ट का कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो लिमिट टेस्ट क्या होती है, लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन, सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या होती है, लिमिट टेस्ट को कैसे हम परफॉर्म करते हैं, या लिमिट टेस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशन है, ये सारी चीज़ें आपको थियरी में लिखना पड़ेगा। लिमिट टेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें वो अगेन आपको बुक में से मिलेगी, जिस भी बुक का आप रेफरेंस डाल रहे हैं उसमें से आप लिमिट टेस्ट के बारे में या जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ से, तो उसके बारे में आप थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। ये एक आपका एस्पेक्ट्स हो जाएगा। इसके बाद जो अगला एस्पेक्ट्स रहेगा वो एस्पेक्ट्स रहेगा आपका तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट थ्योरी हो गया। थ्योरी में आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं कि लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, क्लोराइड का अगर प्रिंसिपल कि कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, बेसिक एम परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल या कौन कौन से केमिकल कैसे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, सो लिमिट टेस्ट होता है। सो थ्योरी में ये सारे पार्ट कवर कर दें। चौथा पार्ट जो आप लिखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, पास्ट टेंस में आप लिखोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी लिख सकते हैं कि आप ये चीज़ परफॉर्म कर चुके हो। सो आपको पॉइंट वाइज प्रोसीजर लिखना है कि पहले आपने क्या किया, जो चीज़ आप कर रहे हो उसको पास्ट टेंस में लिखते चले जाएं, वो प्रोसीजर हो जाएगा। और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको भी समझने में, और सामने वाला जो व्यक्ति पढ़ना चाहेगा प्रोसीजर उसे भी समझ में आएगा। तो प्रोसीजर अगला पॉइंट होता है। और लास्ट पॉइंट होता है रिजल्ट। सो रिजल्ट में आप जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसे आपको रिजल्ट को रिजल्ट फॉर्म में डिनोट करना है। ये सारी चीज़ें आप लाइनिंग वाले पेज पे लिखेंगे। ब्लैंक पेज पे किसी भी तरह का टेबल अगर बनता है तो टेबल या कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, कैलकुलेशन वाला भी एक पार्ट होगा। अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है सो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप वाइट पेज पे करेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है तो वो आप वाइट पेज पे बनाएंगे, कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो वो आप वाइट पेज पे करेंगे। ये सारा जो लिखने का है प्रैक्टिकल का वो तरीका रहेगा। सो आई होप हमने आज के जो वीडियो लेक्चर में है, जो लाइव सेशन वाला जो वीडियो लेक्चर हमने प्रिपेयर किया, उस वीडियो लेक्चर में हमने कैसे प्रैक्टिकल लिखना है उस चीज़ को डिस्कस किया। कौन कौन से ग्लासवेयर जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, हमने सारे ग्लासवेयर्स नहीं देखे, कुछ सिलेक्टिव ग्लासवेयर देखे हैं। सारे ग्लासवेयर्स मैंने इसलिए नहीं दिखाए कि
उनकी अभी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे ये रिएजेंट बॉटल होती है, इस रिएजेंट बॉटल में आपको लैब में बहुत सारे रिएजेंट जो बनाएंगे आप वो प्रिपेयर करके रखेंगे। ये वाइट कलर की भी होती है, अम्बर्ट कलर की भी होती है, डिपेंड करता है कि कौन से सोल्यूशन को किस बॉटल में रखना है, किस रिएजेंट को कैसे रखना है उसके ऊपर। सो अब मैं इसके बाद एक वीडियो और प्रिपेयर करूँगा जहाँ मैं आपको कुछ कॉमनली यूज्ड होने वाले एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो कुछ ग्लासवेयर्स बच गए हैं उनको भी उस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपके जो भी सजेशन हैं, अगर आपके डिसलाइक है डिसलाइक दें, आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो इंप्रूवमेंट भी दें, ताकि आने वाले वीडियो में और बेहतर बना सकूं और वो आपके आगे आने वाली स्टडी को और इजी बनाए और इंटरेस्टिंग बनाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड डे।